नमस्कार। इस वीडियो में हम 2018 का जो रेगुलेशन आया था यूजीसी के द्वारा उसके टेबल 3A का गहन चर्चा करेंगे, गहन विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उस समय या अभी जो पीएचडी होल्डर्स मांग कर रहे हैं उसमें एपीआई का गणना कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ जो पीएचडी होल्डर्स हैं और जो नेट क्वालिफाइड हैं उनकी एपीआई स्कोर में कितना का अंतर आएगा, ये सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे जैसे कि इस बार कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर का जो बहाली हुआ था उसमें मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को भी जोड़ा गया था। और देख सकते हैं कि जो रेगुलेशन 2018 है उसमें मैट्रिक के इंटर के मार्क्स को जोड़ने का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है। इसलिए ये लोग जो अपना 5 सूत्रीय मांग रखे थे जिसे राज्यपाल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है उसमें ये भी है कि मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको हटा दिया जाए। और देख सकते हैं 2018 के रेगुलेशन में भी उसको हटा दिया गया है। अब हम बात कर लेंगे कि एपीआई का काउंटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में 80% और या उससे ऊपर मार्क्स है तो उनको 15 मार्क्स मिलेगा। और जिनका 60% से लेके 80% के बीच मार्क्स है उनको 13 नंबर मिलेगा। और जिनका 55% से अधिक है और 60% से कम है उनको 10 मार्क्स मिलेगा। और जिनका 45 से लेकर के 55% के बीच है उनको 5 मार्क्स मिलेगा। अर्थात ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम 15 नंबर का प्रावधान किया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी कि पीजी का, तो पीजी के लिए अगर 80% से अबव किसी कैंडिडेट्स का है तो उसको 25 मार्क्स। उसके बाद से 60% से लेकर के 80% के बीच यदि उनका मार्क्स है तो 23 मार्क्स। उसके बाद यहाँ देख लेंगे 55% से लेकर के यानी कि देख सकते हैं 50% केस ऑफ SC ST एंड OBC, ठीक है, नॉन क्रिमिनल ईयर PWD। अगर 60% से आपका कम है 55% के बीच है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से अधिकतम देखेंगे तो 25 मार्क्स रहा था। उसके बाद से एमफिल के लिए आप देखेंगे अगर 60% से ज़्यादा आपका मार्क्स है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, जबकि 55% से कम और 60% की 55% से अधिक और 60% से कम है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक उसी तरह से जबकि एमफिल क्या है, ये कोर्स ही हटा दिया गया है। हालांकि जो पुराने जनरेशन के कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के पास ये डिग्री होगी, बाकी अब नए में इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ देखेंगे ये जो पीएचडी है ना, पीएचडी के लिए आप देख सकेंगे 30 मार्क्स है। देख रहे हैं ना, पीएचडी के लिए 30 मार्क्स हैं। अगर कोई व्यक्ति नेट विथ जेआरएफ किया है ना तो उसके लिए 7 मार्क्स हैं। आप देखिए ना जेआरएफ में कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना डिफिकल्ट रहता है। फिर भी देखेंगे अगर केवल पीएचडी और नेट विथ जेआरएफ का अगर हम तुलना कर लें तो यहाँ 23 मार्क्स है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं या जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो तो यहीं बाहर हो जाएंगे। आप देखिए ना 23 नंबर बहुत बड़ा बात होता है। फिर देखेंगे अगर कोई जो सिंपल नेट क्वालिफाई है ना उनको बस 5 मार्क्स ही मिलेगा। जब 5 मार्क्स मिलेगा तो उनके लिए कितना का डिफरेंस हो जा रहा है, 25 मार्क्स का डिफरेंस हो जा रहा है। अब देखेंगे ना बहुत सारे हम लोग के जो वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं ना कि सर बेट का आयोजन करवाया जाए, या तो जैसे कि बिहार के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बेस्ट होगा, उसी तरह से स्टेट का होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको सेट बोलते हैं। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेगा। तो इनके लिए तो 27 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो ये कहीं से तर्कसंगत व न्याय संगत नहीं है। जैसे एक दो और कमेंट्स आए थे कि सर एपीआई का गणना कैसे करेंगे, तो जो जो आपका कंडीशन इसमें बन रहा है उतने उतने मार्क्स आप अपने लिए ऐड करते जाएं और एक लास्ट में पाएंगे कि आपका कितना मार्क्स हो रहा है, वही आपका एपीआई स्कोर है। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास पीएचडी नहीं है, सेट नहीं है। फिर नीचे आते हैं, नीचे देखते चलिए ना। नीचे में क्या है कि रिसर्च पब्लिकेशंस देखेंगे। अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश्ड इन पर रिसीव्ड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स यानी कि जो यूजीसी के द्वारा जो जर्नल्स हैं जहाँ से अगर आपका प्रकाशित हुआ है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा एक के लिए, ठीक है। और इसके लिए आपको मैक्सिमम कितना मार्क्स मिल सकता है, यानी कि 10 मार्क्स। यानी कि अगर आप जैसे कि अगर आपका 5 प्रकाशित हुआ है तो 5 गुणे 2 यानी कि आपका 10 हो गया, लेकिन आपका 6, 7, 8, 10 कितना भी प्रकाशित हुआ है तो 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे ना उसमें टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, यानी कि प्रत्येक साल के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो आपका अधिकतम 10 मार्क्स ही दिया जाएगा। 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल आप कितना भी पढ़ाए होंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो उसको 10 से ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद से देखेंगे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अगर आपको कोई अवार्ड मिला गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज के द्वारा आपको कोई अगर अवार्ड मिला है ना तो उसके लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद से स्टेट लेवल पे यदि आपको कोई अवार्ड दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा।
इस तरह से आप देखिएगा। तो ये रहा 2018 के रेगुलेशन टेबल 3A के तहत API स्कोर का गणना। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फिर यहाँ देखेंगे कि MPhil प्लस अगर PhD जो किया होगा ना, उनको ही मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ MPhil के लिए अलग मार्क्स था, PhD के लिए केवल 30 मार्क्स था। तो अगर दोनों कोई व्यक्ति किया है तो उसको 30 मार्क्स ही मिलेगा। उसके बाद अगर कोई JRF है प्लस नेट है प्लस सेट है तो उनको मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलेगा, 7 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद अवार्ड कैटेगरी में आपको 3 मार्क्स ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी अवार्ड पाए हो, 3 4 5 7 जितना भी अवार्ड पाए हो। तो ऐसा नहीं है कि सबको अवार्ड अलग अलग जोड़ के आपको मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये रहा 2018 का रेगुलेशन का टेबल 3A। लेकिन यहाँ देखिए ना, आपकी अगर जो PhD है उसको 30 मार्क्स मिल रहा है, जो नेट क्वालिफाई है, ठीक है, उसको 7 मार्क्स मिल रहा है। तो 7 मार्क्स यानी कि बीच का डिफरेंस यदि हम देखें तो 23 नंबर का हो रहा है। ये 23 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और जो भी कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाइड है या जिनको विषय का अच्छा ज्ञान है, वो यहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिग्री वालों का ही बोलबाला रहेगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि निष्पक्ष न्याय संगत बहाली हो, तो उनको इन फ्यूचर में देखते हैं कि रेगुलेशंस क्या आता है, क्योंकि नया रेगुलेशंस में यदि लगभग बराबरी की बात होगी तो देखा जाएगा, अन्यथा हमारे साथ अन्याय होगा तो उसके लिए एक डेट फिक्स किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, तब जाके सरकार को समझ में आएगी। क्योंकि सरकारें आजकल आंदोलन का ही सुन रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार को अपनी जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं आंदोलन के हिसाब से चेंज करने की नौबत क्यों आ रही है। आप गवर्नमेंट हो, आप ऑब्जर्विंग बॉडी हो, देन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप वही चीज़ लाइए जो विद्यार्थियों की हित में है, और जब एक बार उसको आप यूटिलाइज कर देते हैं, देन आप उस पर अडिग रहिए। बार बार बदलने की नीयत ये क्या दर्शाता है कि आप आंदोलन के आगे कि अपने आप को गलत पा रहे हैं। तो ये सब गलत बातें हैं। अगर इसी तरह का फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है, मिलेंगे उस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।